हमारा जो हमने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक ईपीएस, बेसिक अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। क्या फार्मूला बनता है इसका? अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। बस अर्निंग किसकी? अर्निंग के ऊपर बहुत सारे लोगों का हक होता है, उसमें अर्निंग जो हमने लेनी है ना, जिसपे IAS 33 अप्लाई होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, अनलिस्टेड कंपनी पर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। तो फार्मूला इसका क्या बनता है जनाब? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर, attributable to ordinary share, OS stand for ordinary shares, divided by weighted average number of ordinary shares, weighted average number of ordinary shares। ओके होगी बात? अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमने अर्निंग कौन सी लिखनी है, जो हमने अर्निंग लिखनी है दैट इज नेट प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट। इसमें से माइनस कर देना है प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस कर देना है NCI। ये NCI क्या होता है ये आपको कंसोलिडेशन में पता चलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड मैं बता देता हूं। प्रेफरेंस डिविडेंड का मतलब देख लें, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड का क्या मतलब होगा? प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर दो टाइप के होते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। तो ये कौन सा डिविडेंड है? ये सिर्फ और सिर्फ इररिडीमेबल का है। किसका है ये? इररिडीमेबल का। अब कहोगे सर रिडीमेबल का क्या? रिडीमेबल का पहले माइनस हो चुका होता है, वो दो दफा फिर माइनस नहीं कर देना। रिडीमेबल आपको पता है इक्विटी होता है, सॉरी रिडीमेबल क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। थोड़ा सा उसको मजीद इलेबोरेट करते हैं। पी शेयर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, एक होते हैं रिडीमेबल, एक होते हैं इररिडीमेबल। रिडीमेबल और रिडीमेबल किस हेडिंग के अंडर चले जाते हैं? नॉन करंट। और ये किस हेडिंग के अंदर चले जाते हैं? इक्विटी में। तो जो तो नॉन करंट लायबिलिटी में जाएंगे उसका जो डिविडेंड है होगा उसको हम बोलेंगे फाइनेंस कॉस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट एक्सपेंस। और इसका जो डिविडेंड है ये चला जाता है रिटेन अर्निंग के अंदर। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हमने पढ़ा, उसके अंदर रिटेन अर्निंग के कॉलम में लिखते हैं, ये तो उसमें लिखते ही नहीं है। तो जब हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है तो नेट प्रॉफिट में से फाइनेंस कॉस्ट माइनस हो चुकी होती है, लेकिन डिविडेंड माइनस नहीं हो चुका होता। तो रिडीमेबल का डिविडेंड पहले से माइनस हो चुका है, इररिडीमेबल का डिविडेंड हम माइनस कर देते हैं। तो बाकी जो नेट प्रॉफिट बचता है वो सारे का सारा उन पर किसका हक होगा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का। देखिए नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट में पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, फिर उसके बाद जो बचता है वो किसको दिया जाएगा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। तो हमने जो ईपीएस फाइंड करना है वो सारे शेयर होल्डर का नहीं फाइंड करना, किसका फाइंड करना है? तो फिर वो कहते हैं अर्निंग भी उसकी लो ना। तो नेट प्रॉफिट में से फाइनेंस कॉस्ट पहले माइनस हो चुकी है, लोन होल्डर वाले भी और रिडीमेबल भी, और उसके अंदर अभी प्रेफरेंस डिविडेंड फिर रहा होता है वो भी हम माइनस कर देते हैं। आपको कि सर एनसीआई क्या चीज है? एनसीआई होता है कि जिस पर शेयर होल्डर का हक नहीं होता,
कंसोलिडेशन के अंदर, जिसपे शेयर होल्डर का हक नहीं होता। वो आप कंसोलिडेशन में जब पढ़ोगे तो फिर इसका सवाल भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक होगी बात। डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। आपको कि सर इसकी तो समझ लग रही है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर, जाहिर सी बात है ईपीएस फाइंड कर रहे हो। ईपीएस का मतलब क्या है? एक शेयर की अर्निंग, तो जाहिर सी बात है टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब सर वेटेड एवरेज का मतलब क्या है? वेटेड एवरेज का मतलब होता है एक बंदा है, उस वो शेयर होल्डर है 1/1/2025 को, एक शेयर होल्डर बना 1 मार्च 2025 को, एक शेयर होल्डर बना 1/9/2025 को, एक ही साल है। और हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 20। बताओ इन 3 शेयर होल्डर जो इस साल शेयर होल्डर बने हैं, क्या अर्निंग के ऊपर सबका बराबर बराबर हक है? या इसका 12 महीने बन रहे हैं, इसके 10 महीने बन रहे हैं, इसके 4 महीने बन रहे हैं? तो जब इसका पूरा साल लेंगे 12/12 या कुछ भी नहीं करेंगे, इसका कर लेंगे 4/10/12, इसका कर लेंगे 4/12। तो जब ये टाइम फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये बन जाता है वेटेड एवरेज। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज कब करेंगे? अगर तो आपके नए नंबर ऑफ शेयर होल्डर आए ही नहीं, उसका टाइम फैक्टर में कोई इश्यू ही नहीं है, फिर तो वेटेड एवरेज होगा ही नहीं। और अगर इश्यू होगा तो फिर वेटेड एवरेज भी होगा। क्लियर होगी बात। अब इसका एक सवाल करते हैं, एक बिल्कुल बेसिक सवाल करते हैं बगैर वेटेड एवरेज के, और फिर आगे वेटेड एवरेज के साथ करते हैं। चलिए सवाल में एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास अगर नेट प्रॉफिट है 400,000, नेट प्रॉफिट कितना है? 400,000। आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 150,000, number of ordinary shares, number of redeemable B share 100,000, number of irredeemable B share 120,000, dividend of ordinary shareholder, dividend of ordinary shareholder rupees 1 per share, dividend of redeemable P share rupees 0.8 per share, dividend of irredeemable P share rupees 0.5 पर शेयर। सवाल है फाइंड बेसिक ईपीएस। हाँ जी, पहले क्वेश्चन लिखें।
लिख दिया क्वेश्चन। हमने फाइंड करना है बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस का फार्मूला था अर्निंग। अब अर्निंग में आपने सिर्फ 3-4 बातें सोचनी है अर्निंग लिखते वक्त। पहली बात, क्या ये अर्निंग रेक्टिफाइड है, मतलब इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उसको ठीक करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्या इसके अंदर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसका डिविडेंड भी सोचना है। और उसके अंदर फर्दर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव। अगर कम्युलेटिव है तो फिर तो हर हाल में लेनी ही लेनी डिविडेंड, हर हाल में माइनस करनी है। और अगर नॉन कम्युलेटिव है तो फिर अगर डिक्लेयर्ड है तो बस। अर्निंग लिखते वक्त पहले क्या सोचना है, कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर। अगर वो एरर नहीं है, कुछ नहीं बताया हुआ, कोई गलती नहीं बताई क्वेश्चन के अंदर, तो कुछ नहीं, अर्निंग ओके है। नंबर 2, हमने फौरन देखना है अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं भी सही तो उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका डिविडेंड पहले माइनस हो चुका है। अगर गलती से उसने माइनस नहीं किया तब हम माइनस करें, फिर तो वो गलती कंसीडर हुई ना। और अगली बात क्या सोचनी है, अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसका डिविडेंड माइनस करना होता है, उसका डिविडेंड माइनस करना होता है। तो फिर सोचना है कम्युलेटिव है या नॉन कम्युलेटिव। अगर साइलेंट है तो समझो वो कम्युलेटिव है, अगर वो उसने बताया हुआ है तो फिर देखेंगे जो उसने बताया हुआ है। फार्मूला तो सिंपल क्या है, फार्मूले में क्या है, प्रॉफिट अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ये जो लाइन है ये बेकार है, क्रॉस कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कोई ताल्लुक है। फिर उसके बाद अगर वो बेकार है तो ये भी बेकार है, क्योंकि ये इसका डिविडेंड नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस होगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड हम ईपीएस के अंदर कंसीडर नहीं करते, हमने कोई बात नहीं की। ऑर्डिनरी शेयर्स का वो जानबूझ के धोखा देने के लिए बता देता है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जाता होता है, क्योंकि उसको तो हमने माइनस नहीं करना, क्योंकि ईपीएस होता ही वही है, अर्निंग बेसिकली वही तो होती है। तो अब हमारे पास जो फार्मूला हम लिखेंगे ना बेसिक ईपीएस का, फुल पावर वाला कंट्रोल चाहिए होता है क्वेश्चन के ऊपर। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। अब आपके पास जो अर्निंग है 400,000, क्या ये रेक्टिफाइड है, आंसर इज यस। क्या इसके अंदर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है या नहीं, तो बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, एक शेयर के ऊपर 0.5 है और इररिडीमेबल है 1,20,000, तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस 60,000। क्या कोई नॉन एनसीआई का मतलब होता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्या कोई और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है या नहीं है, कुछ नहीं बताया हुआ। डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। वेटेड एवरेज तब फार्मूला लगेगा जब वो नंबर ऑफ शेयर साल के दौरान को इशू करेगा। अगर कोई दरमियान में इशू नहीं कर रहा तो जो गिवन है एज इट इज आ जाए। तो लिखने कौन से हैं, इन तीनों को प्लस करके या सिर्फ 150,000, सिर्फ 150,000 ऑर्डिनरी शेयर्स लिखने हैं। तो आंसर आ गया 4 लाख माइनस 60,000 डिवाइड बाय 150,000, यही हमारा आंसर 2.27। ये हमारा बेसिक ईपीएस है, बेसिक अर्निंग पर शेयर। डन। अब एक सवाल करते हैं जिसके अंदर वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। चलिए जी अगले सवाल पे आ जाते हैं। सपोज हमारे पास नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड
31 दिसंबर 2025 रुपीज 200,000. Number of ordinary shares at 1/1/2025 rupees 4 million at the rate of 100 each. Find basic EPS. Find basic EPS. अच्छा, इसमें एक तजाद है. प्रॉफिट कब का है? फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर, मतलब पूरे साल का है. नंबर ऑफ शेयर्स कब के हैं? 1/1/25. हम देखेंगे क्या पूरे साल के अंदर कोई नए शेयर इशू किए. अगर तो नया शेयर इशू करेगा तो फिर तो ये नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाएंगे, और अगर शेयर इशू ही नहीं करेगा तो जो साल के शुरू में नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वही साल के एंड पे. अब इसके अंदर उसने कुछ नहीं बताया कि नए शेयर इशू किए हैं या नहीं किए. तो हम क्या करेंगे, बेसिक ईपीएस फाइंड करने के लिए सिंपल अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स. सिंपल 2 लाख डिवाइडेड बाय कितना? 40,000. तो कितना आ जाएगा बेसिक ईपीएस? 5. 100 रुपए का आएगा. ठीक होगी बात. तो कभी कभी बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये साल के शुरू के शेयर लेने हैं या साल के एंड के लेने हैं. तो ये कौन से हैं? ये एंड के हैं. अब कहेंगे सर वो तो साल के शुरू के हैं, क्योंकि साल के दौरान कोई नया शेयर इशू ही नहीं किया, तो इसलिए जो साल के शुरू में शेयर हैं वही साल के, और हमने लेने भी साल के एंड के हैं और लेने भी हैं वेटेड एवरेज. अब आए जरा न्यू शेयर्स या चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स. तो बेसिक ईपीएस में ये 5 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है. 2 बातें आज सीखेंगे, 3 बातें कल सीखेंगे. पहली बात, शेयर्स इशू एट फुल मार्केट प्राइस. आपने शेयर इशू किए फुल मार्केट प्राइस के ऊपर, बस नया शेयर इशू किए जो उसकी मार्केट प्राइस है. नंबर 2, शेयर्स इश्यूड या आप शेयर इशू ना लिख लें या ब्रैकेट में आगे लिख बोनस शेयर्स इशूड. बोनस शेयर्स इशूड. बोनस शेयर्स इशूड. आज का टारगेट हमारा यही होगा. नंबर 3, राइट शेयर्स इशूड. नंबर 4, शेयर्स स्प्लिट. नंबर 5, शेयर्स कंसोलिडेट. ये 5 कॉन्सेप्ट हैं. नया शेयर इशू करना फुल मार्केट प्राइस के ऊपर, या बोनस शेयर इशू करना, राइट शेयर इशू करना, शेयर स्प्लिट कर देना, और शेयर्स कंसोलिडेट कर देना. ठीक है, आज सीखते हैं, कोशिश करते हैं कि पहले 2 फैक्टर सीखें और फिर आगे फर्दर 3.
ठीक है, तो तसल्ली से, कोई इसमें प्रेशर वाली बात नहीं है, नहीं समझ लगी तो बार बार पूछ ले, हमें जल्दी कोई है नहीं। तो एक क्वेश्चन के साथ चलते हैं। जब नए शेयर इशू करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके जब न्यू शेयर इशू करेंगे तो इससे आपका दो फर्क पड़ते हैं। एक आपके पास कैश आएगा, दूसरे आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करेंगे। कैश भी इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ शेयर्स भी इंक्रीज करेगा। कैश इंक्रीज करने का मतलब होता है, हम कहते हैं रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे? रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ रही है। रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो अर्निंग बढ़ेगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो अर्निंग बढ़ेगी। वो बचत की वजह से देख, बचत की वजह से, बचत की वजह से जो फ्री हो गई है ना, ऐसे फ्री हो गई है तो फिर लेट आती है। नहीं, लोग ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, लोग ज्यादा, तो आप ना जो पहले ज्यादा लोग आते हैं ना पहले वाली बस उस पे आए, सबसे पहले स्टॉप पे बैठ, पहली बस पे भी बैठा करें, सिर्फ स्टॉप पे नहीं बैठा। नहीं मुझे अपने टाइम के हिसाब से बैठी थी। चलो, नहीं अब थोड़ा रश बढ़ गया है, तो क्योंकि जो हमारे जैसे हैं पहले वो भी अब बसों पे आना शुरू हो गए हैं, ताकि पेट्रोल की भी बचत हो जाए। चलें, जब नया शेयर इश्यू करेंगे तो दो, एक रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे, एंट्री क्या पास होगी, कैश, डेबिट, शेयर कैपिटल, क्रेडिट, नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ेंगे और रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे। तो आए जरा एक क्वेश्चन करते हैं इसका। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2024 rupees 1200,000. Net profit for the year ended 24 rupees 1200,000. उसके बाद number of ordinary shares at 1/1/2024 400,000. New shares issued at full market price 200,000 at 1/4/2024. फिर न्यू शेयर्स इशू दो दफा कर लेते हैं। न्यू शेयर्स इशूड एट फुल मार्केट प्राइस 150,000 at 1/11/2024. Find basic EPS. Find basic EPS. क्वेश्चन लिख लिया? पहले क्वेश्चन लिखे फिर इसको देखते हैं। डन? चले, फार्मूला वही है। अब आप मुझे बताएं, ये जो हमारे पास 1/1/24 को नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 1/1/24 को जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्या ये दिसंबर 24 में भी यही होंगे? अब तो नए शेयर आ रहे हैं, तो अब हम इसको वेटेड एवरेज करेंगे। अब वेटेड एवरेज क्यों करेंगे?
जाहिर सी बात है, जितने टाइम के लिए किसी ने शेयर खरीदे हैं उतने टाइम की अर्निंग का हक बनता है। जितने टाइम के लिए शेयर्स खरीदे हैं उतनी टाइम की अर्निंग के पर हक बनता है। तो क्या तरीकाकार क्या होगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से? हम सबसे पहले लिख देंगे बेसिक ईपीएस का फार्मूला। बेसिक ईपीएस आपने पेपर में पूरा सेंटेंस लिखना है, अभी हम लिख ले अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, और आगे लिखेंगे वर्किंग नंबर। बल्कि यहां पर तो वर्किंग वन नहीं लिखेंगे, पहले तो एक फार्मूला लिखेंगे। फिर अर्निंग में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, अर्निंग के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और ना ही कोई एरर वगैरह का चक्कर है। तो अर्निंग कितनी है? 12 लाख डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, यहां पर हम लिखेंगे वर्किंग नंबर। पेपर में नेक्स्ट पेज पे या इसके नीचे, क्योंकि एक ही लाइन और छोड़ दें और उसके नीचे आप लिख दें वर्किंग नंबर 1 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। सबसे पहले आपने लिखना है डेट, फिर आपने लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहां पर आप लिख लें मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर इज इक्वल टू वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। यह है वर्किंग करने का तरीका। डेट, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर इज इक्वल टू वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। 1124 से लेकर कब तक आपके शेयर्स में कोई चेंज नहीं आया। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम लोग बोरवेइंग कॉस्ट का सवाल करते हैं। आप देखिए अपने क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन अपना सामने रखिए, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 4 लाख। ये 4 लाख का डिजिट कब तक रहा? 1424 तक। इसके बाद तो 2 लाख और नए शेयर इशू हो गए, उसके बाद तो नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गए। तो जब तक आप लोगों के नंबर ऑफ शेयर्स रहे वो डेट लिख ली 1424। 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम बन रहा है? 1/1/24 से लेकर 1/4/24 तक मल्टीप्लाइड बाय 3/12। कितना आंसर आ गया? 1 लाख। फिर उसके बाद 1424 से लेकर कब तक? 1/11/24 तक। 1/11/24 कितने नए शेयर इशू किए? 2 लाख। अब आपके पास टोटल कितने हो गए? और ये 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय कब तक? 6 लाख 1424 से लेकर 1/11 7/, कितना आ गया? 350,000। ये बात समझ लग रही है? फिर उसके बाद 1/11/24 से लेकर ईयर एंड तक हमने जाना है, दिसंबर 24 तक। कितने नए शेयर इशू किए? 150,000। 750,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/12 120 25। टोटल कितना आ गया? 575। दैट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ जी, अच्छा 7,50,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। 7,50,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो साल के एंड पे इशूड हुए हुए हैं, और 5,75,000 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं। इसके ऊपर टाइम फैक्टर नहीं लगा हुआ।
अगर आपसे पूछे ना कोई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बताएं तो वो तो 750 ही है। 4 लाख शुरू में थे, 2 लाख एक दफा इशू किए, 1.5 लाख एक दफा इशू किए। और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 575,000। और वेटेड एवरेज सिर्फ कहां पर इस्तेमाल होंगे? सिर्फ बेसिक ईपीएस फाइंड करने के लिए बस। अगर वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर पूछेगा फिर वो पूरे ही लिखेंगे। सॉरी, अगर पूरे टोटल नंबर ऑफ शेयर पूछेगा तो वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस देंगे, 575,000 लिखेंगे और 12 लाख को 575 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ रहा है? 2 पॉइंट, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो। 2 सवाल लिखते हैं, एक सवाल फिर भी मिलजुल के करते हैं और फिर एक सवाल अच्छे वाला वो आपसे करवाऊंगा। थोड़ा सा देखते हैं ना कि चेक भी करना ना कि आप बड़े हो भी गए हो या नहीं, या वैसे के वैसे ही हो, पता चल जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं। नेट प्रॉफिट। अच्छा, जब मैं कोई टेक्निकल क्वेश्चन लिखता हूं तो बहुत सारे बच्चे एहसास कमतरी में चले जाते हैं कि सर पता नहीं शायद हमें ये समझ नहीं आती, या पता नहीं हमारे दिमाग का कोई मसला है। दिमागी मसला तो आपको है, दिमाग खराब है आप लोगों का, वो उस पर कोई शक नहीं है। हाँ, वो जो सवाल है ऐसे कि उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर उसका एक तरीका है कि मैं आपको वो सवाल करवाऊं, पहले करवा दूं फिर आपको, फिर तो वो लकीर के फकीर बनोगे। एक स्टेप नेक्स्ट सोचने के लिए ना हम एक ऐसा सवाल करवाया करूंगा आपको कि जो मैं खुद ना बताऊं, आप लोग खुद जज किया करो, ठीक है? वो मैं एक क्लास में और एक घर से करने के लिए दे देंगे। नेट प्रॉफिट है आपके पास, और रात को ना जल्दी सो जाया करो, वरना मुझे ना इधर क्लास में आपकी सोई सोई शक्ल नजर आ रही है। और क्लास से पहले 5 मिनट पहले अलार्म लगाए, सुबह की नमाज पढ़ के कोई वॉक शॉक कोई इधर उधर, ताकि ना कोई रूटीन बने आप लोगों की, कोई डिसिप्लिन बने, ताकि क्लास के टाइम वाला जो क्लास वाला टाइम है ना वो आगे पीछे हो जाए। और संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन आपने सोया नहीं करना, उस टाइम पर जाग जाया करो, ताकि टाइम ऐसा रहे कि जाहिर सी बात है 3 दिन आप सोओगे अगर 8 बजे, तो अगले 4 दिन 8 बजे नींद ही आनी है, फिर 3 दिन आ जाएंगे मरियम नवाज वाले। तो इसलिए उन 3 दिनों में भी 8 बजे आप लोग उठे होने चाहिए, ताकि आपका दिमाग को पता हो कि 8 बजे हम जाग रहे होते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड December 25 rupees 1600,000. Number of ordinary shares at 1125, 5 lakh. Number of new share issued, new shares issued at 1,625, 2 lakh at full market price. फिर new shares issued at 1,1025, 300,000 at full market price. Find basic EPS. करोगे? करो जरा। हाँ जी, इसको कंप्लीट करो, फिर अगला सवाल करते हैं।
हो गया? टू 2.31। अर्निंग कितनी है जी? 16 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1, weighted average number of shares। डेट लिखेंगे जी, नंबर ऑफ शेयर्स multiplied by time factor is equal to weighted average number। हाँ जी, पहली डेट क्या है आपकी? स्टार्टिंग कहाँ से है? 1120 से लेकर कब तक? 1620। आपके पास नंबर ऑफ शेयर से 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5/12 208,333। फिर 1625 से लेकर, ये ना क्लास बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट पता है ना, जहां से एंड होता है वहां से शुरू करना है। 1625 से लेकर कब तक? 11025। कितने नए शेयर इशू किए? 2 लाख। पहले इसको ऐड करेंगे, लाइन भी इक्वल तक लगा लिया करो। 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4/12 233,333। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 11025 से लेकर 31 दिसंबर तक। कितने? 3 लाख। तो टोटल हो गया हमारे पास 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3/12 250,000। 691,666। ये हमारे पास आ गया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब बताओ यहां तक अगर किसी को मसला है तो वो पहले हल कर लें, फिर आगे चलते हैं। यहां तक ओके है? आगे बढ़े फिर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का। इसके अंदर अभी वो इररिड्यूसिबल प्रेफरेंस शेयर्स को मैं नहीं ब्रेक लगाई हुई है, पहले इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर ले, फिर उसको मिक्स भी करेंगे। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड December 2023 rupees 1,500,000। Number of
ordinary shares at 31st December 2023 1200,000. New shares issued at 1/7/2023 200,000. Here new shares issued at 1/11/2023 150,000. Find basic EPS. करो जरा. जल्दी नहीं करनी, तसल्ली से करना है. हो गया? कितना? 1.5 1.25 1.5 हाँ ना 1.25. हिसाब का कितना? 1.25. how many? 1.5. बिलाल 1.09. ना यहाँ बाप पे कितना आ रहा है? हाँ जी 1. चले देखते हैं. बेसिक EPS is equal to earning attributable to ordinary shares divided by weighted average number of ordinary shares. अर्निंग कितनी है जी आपके पास? 15 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर 1. तो वर्किंग 1 कर लेते हैं जी. weighted average number of shares date number of shares multiplied by time factor is equal to weighted average number of shares. 1/123 है से लेकर कब तक? 1
723, हमारे पास 850,000 शेयर है। ये पता चला? कितने लोगों को ये पता चल गया था? देखिए हमारे पास दिसंबर 2023 को 12 लाख शेयर्स हैं। ये तो सारे टोटल करके आए हुए हैं। देखिए आपने ये देखना है कि आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स पड़े हैं वो साल के शुरू के हैं या साल के एंड के हैं। अगर तो साल के शुरू के वहां से शुरू कर दो, और अगर साल के एंड के हैं तो पहले ये दोनों माइनस कर दो उसमें से, क्योंकि जो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स पड़े होते हैं ना वो इन टोटल, वो वेटेड एवरेज नहीं होते, वो टोटल है, प्लस माइनस हुए होते हैं बस। तो हम क्या करेंगे, अगर ये जुलाई 2023 वाले और नवंबर 2023 वाले इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे वो कौन से आ जाएंगे? ओपनिंग। बात समझ लगी? तो इस डेट का बड़ा ख्याल रखना होता है पेपर में भी। अगर साल के शुरू में बताए हुए हैं ना तो इसका मतलब है वो ओपनिंग है, साल के एंड में बताए हुए हैं तो इसका मतलब है इस साल जितने भी शेयर इशू किए हैं वो उसके अंदर ऐड हो चुके हैं। वेटेड एवरेज के लिए हमने स्टार्ट करने होते हैं साल के शुरू से। तो यहां पर हमने लिखना था 850,000, बस आगे तो काम खत्म हो गया। मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना आ गया? 425,000। फिर 1723 से लेकर 1123 तक कितने नए शेयर इशू किए? 2 लाख। हमारे पास शेयर हो गया 1050 000 मल्टीप्लाइड बाय 4/12 3 लाख। फिर हमारे पास आ गया 11/23 से लेकर दिसंबर 23 तक 1। अब ये चेक करें जरा, हो गए 12 लाख पूरे। जो 12 लाख उसने दिसंबर को बताए थे वो यही थे, मल्टीप्लाइड बाय 2/12 2 लाख। तो हमारे पास जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं। तो 425, 350 और 200 कितना आ गया? 975,000। तो डिवाइड करेंगे 975,000 पे, हमारे पास आंसर आ 1.25 कब आया, क्यों आया था? हैं? अच्छा डायरेक्ट 12 लाख पे डिवाइड कर दिया। वो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड नहीं करना हमने, वो टोटल है, हमने करना होता है हमेशा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। अगर वो वेटेड एवरेज दे देता तो फिर उसी पे ही डिवाइड कर देते। बात क्लियर हो गई? तो अच्छा अभी जो 2 लेक्चर इसके हो चुके हैं, एक ही लेक्चर हुआ बेसिकली। तो एक में तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो दोनों लेक्चर मैंने यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं, वो दोनों लेक्चर्स आप ले ले। फिर ये लेक्चर्स आप ले रहे हैं तो कल फिर इंशाल्लाह हम इसके फिर फर्दर बोनस शेयर्स और वो सारी बातें करेंगे। आपने कल से यहाँ से इसके 2 सवाल जो गिवन है ये कर लेने हैं इस बुक से। 5 एग्जांपल्स हमारी हो गई हैं, तो आपने एग्जांपल नंबर 6 कर लेनी है एक बुक से, आई कैप की किताब से, और एक एग्जांपल नंबर 7 कर लेनी है। ये दोनों एग्जांपल कर लेनी है। फिर उसने उसके बाद बोनस शेयर दिए हुए और हम भी कल फिर बोनस शेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।